फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंप्लीट बुक लिस्ट क्या है आईएएस प्री एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि कुछ लोग जो नए लोग हैं वो तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने मतलब कमेंट्स मैंने बहुत सारे देखे हैं कि आप लोगों ने बुक्स पूछी हैं कौन कौन सी पढ़नी चाहिए यूपीएससी प्री के लिए, आईएएस के लिए। तो बुक्स तो लगभग सभी को पता है, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप यहाँ से एक बार रीचेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये लिस्ट है, मैं दे रहा हूँ आपको। तो इसमें मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंडिया और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसके बाद है करंट अफेयर्स। ये सब मैंने सबकी बुक लिस्ट मैंने यहाँ पे तैयार कर जो मैंने खुद के लिए नोट की थी वो आपको दिखा दे रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ मैंने नहीं नोट की है वो पहले ही बता दे रहे हैं ताकि मैं भी ना भूलूँ और आपको याद रहे। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। बुक्स तो मैंने सभी नोट करके रखी हैं और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर तो वो आप ज़रूर ले लें, क्योंकि उससे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। तो 1 बाय 1 सबसे पहले हिस्ट्री की बात करेंगे। तो हिस्ट्री जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए जब आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर जो कि यूपीएससी जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछती है और बहुत ज़्यादा तथ्य जो कहते हैं कि आपको कहानी की तरह आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर आपने समझ के रखी हैं तो ही आप यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ओके, तो इसके लिए एनसीईआरटी, सबसे पहले एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री में चूँकि इतनी ज़्यादा एनसीईआरटी है 6th, 7th, 8th और 11th, 12th, 9th, 10th की मैंने नहीं नोट की है क्योंकि 9th और 10th की जो हिस्ट्री की बुक्स हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी पर हैं, ठीक है। विश्व का इतिहास है, तो विश्व का इतिहास प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी मेंस में पूछी जाती है। मतलब मेंस में वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी सब पूछ ली जाती है। तो ठीक है, वो हम बाद में देख लेंगे। तो अभी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स में 6th, 7th, 8th, 11th, 12th की जो न्यू एनसीईआरटी हैं, ठीक है, नई वाली एनसीईआरटी हैं, वो सब आप पढ़ लें। लेकिन इतनी ज़्यादा है, आप कहेंगे कि मतलब कैसे ख़त्म हो पाएंगी। तो इनके लिए एक ही तरीका है कि एक तो कम है, बहुत ज़्यादा नीचे 6th क्लास की एनसीईआरटी है, आप बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। मैंने वीडियोस भी बना के डाले हैं उसके शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं या पूरी तरीके से, क्योंकि मैंने फर्स्ट रीडिंग में ही नोट्स बना लिए थे। जबकि रूल ये होता है नोट्स बनाने का एनसीईआरटी का कि आप बहुत ही फास्ट रीडिंग, आप बहुत फास्ट उसको पढ़ते समझ के पढ़ते रहें। पहली फर्स्ट रीडिंग में आप नोट्स ना बनाएं एनसीईआरटी के, ठीक है। सेकेंड रीडिंग में आप उसको थोड़ा समझ के अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइटर यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड रीडिंग में आप साथ में शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो जो चीज़ें आपको नहीं याद रही होंगी तो वो थर्ड रीडिंग में आप नोट कर सकते हैं, तो शॉर्ट नोट्स बन के तैयार हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। प्लस आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लें, क्योंकि नोट्स बनाते समय आप चीज़ों को ध्यान रखें कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 6 की जो है वो प्राचीन भारत पर है की बुक है। 7th की मध्यकालीन भारत का इतिहास कह सकते हैं, 8th क्लास की जो आधुनिक भारत। उसके बाद 11th, 12th की जो एनसीईआरटी है न्यू वाली, ये भी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास पर है। तो एनसीईआरटी तो आप ज़रूर ही पढ़ लें, मस्ट है, मतलब ये अनिवार्य है। इसके बाद प्राचीन भारत के लिए अगर आप टेक्स्ट बुक कहेंगे, जो अगर आप बहुत गहनता से जिसको आपको पढ़नी है, वो है रामशरण शर्मा, जो कि पुरानी एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी पर ही है। इसकी एक बुक भी मतलब आपको मिल जाएगी मार्केट में, चाहे तो आप वो ले लें, या फिर पीडीएफ अगर आपको मिल जाए तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं प्राचीन भारत की। और मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्रा की, ये भी पुरानी एनसीईआरटी है, ये पढ़ सकते हैं। हालांकि मध्यकालीन भारत जो है उससे क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं, मतलब बहुत कम ही पूछे जाते हैं, तो आप उसे इग्नोर भी, मतलब थोड़ा कम समय दें इस पर। या बहुत से लोग जो तैयारी करते हैं वो मध्यकालीन नहीं भी पढ़ते हैं, तो ये आपके खुद के विवेक पर है, आप क्या उचित समझते हैं। ओके, इसके बाद है आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत के लिए अगर बुक आप पूछेंगे तो स्पेक्ट्रम, राजीव अहिर, चूँकि ये बुक मैंने पढ़ी है और काफ़ी मतलब अच्छी बुक है, बहुत अच्छा नोट्स है। आईपीएस अधिकारी हैं राजीव अहिर सर, तो इन्होंने ये लिखी है अपने खुद के नोट से। और ये आप चाहें तो स्पेक्ट्रम की ये बुक पढ़ सकते हैं, मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, या फिर आप विपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं, ठीक है। दो में से कोई भी एक बुक अगर आपके पास है तो आप पढ़ सकते हैं, या कोई और बुक अगर आपके पास है तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर किसी के पास ये बुक्स मैंने इसलिए नोट कर रखी है, अगर आप बिल्कुल नए हैं और तैयारी कर रहे हैं और कोई बुक नहीं अभी तक ली है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बुक पहले से ही आपने अच्छी ले रखी है तो वो भी सही है, लेने की ज़रूरत नहीं है फिर ये। ओके, इसके बाद है, अच्छा
अच्छा, स्पेक्ट्रम चूँकि छोटी बुक है, जल्दी इसे काफ़ी जल्दी तैयार किया जा सकता है। इसमें 21 चैप्टर हैं और बहुत छोटे छोटे हैं, काफ़ी जल्दी तैयार कर सकते हैं आप, एक हफ्ते के अंदर पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद है कला एवं संस्कृति, तो आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर पर भी आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। आप क्वेश्चन सोल्यूशन जरूर ले लें प्रीलिम्स का। तो 25 वर्ष या 20 वर्ष का लेने की ज़रूरत नहीं है। 2011 से और अब तक 2017 का जो प्रीलिम्स हुआ था तब तक के आप 7 साल के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख लें। अगर मान लीजिए पिछले 15 या 20 साल का मिले तो भी आप जो इम्पोर्टेंट है वो 2011 के बाद से, आप जब से थोड़े चेंजेस हुए हैं इसमें, इस एग्ज़ाम में। तो इसमें आप देखेंगे कि आर्ट एंड कल्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। और मध्यकालीन भारत तो बहुत कम पूछे जाते हैं। तो कला एवं संस्कृति के लिए आप बुक जो है वो नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हैं। ये मेरे पास है, मैंने पढ़ी है, अच्छी बुक है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, फैक्चुअल बुक है, ठीक है। इसमें इतने सारे आंकड़े हैं, मतलब इसमें इतने सारे तथ्य दिए गए हैं, आप बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास स्पेक्ट्रम है, मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन अच्छी बुक है वो भी है, तो इनमें से कोई भी एक बुक ले सकते हैं आप। ओके, तो ये तो हो गई हिस्ट्री की बुक लिस्ट। इसके बाद है ज्योग्राफी के लिए। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, खासकर ज्योग्राफी, जिसमें अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे या आपने बेसिक किताबें नहीं पढ़ी तो आपको ज्योग्राफी नहीं समझ में आएगी। अगर आप लगातार ज्योग्राफी पढ़ते नहीं आ रहे हैं अभी तक, तो ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी जो है, ज्योग्राफी के लिए तो पढ़ना तो अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो शब्दावली है, इसमें जो इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत, इसमें कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं जो समझ में नहीं आएंगे अगर आप बेसिक किताबें आपने नहीं पढ़ी हैं तो। ओके, अगर आपको वायुदाब की डेफिनेशन ही नहीं पता है, पहाड़ किसे कहते हैं आप परिभाषित ही नहीं कर सकते, पठार एवं पहाड़ में अंतर क्या है नहीं बता सकते, मतलब जो है इस तरीके की जो टर्म्स हैं उनको समझने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो इसमें 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के जो प्रीलिम्स का पेपर बनता है, अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है और ये नीचे जो बुक लिस्ट मैंने दी है इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैप तो देखा ही है, लेकिन अगर और बुक्स नहीं पढ़ी हैं तो आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के पूरा क्वेश्चन पेपर यूपीएससी प्रीलिम्स का, आईएएस प्रीलिम्स का सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, पूरी तरीके से एनसीईआरटी पर बेस्ड होते हैं। तो आप एनसीईआरटी तो जरूर ही पढ़ लें। और 6, 7, 8 की तो बहुत आसान है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी पर है, उसके बाद आगे इंडियन ज्योग्राफी पर बेस्ड है। और जो 11th की, जो मैंने बहुत बार बताया है कि अब 11th की जो भारत का भौतिक पर्यावरण है, ये वाली एनसीईआरटी 11th की जो है, 11th क्लास की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको तो बहुत डिटेल में बार बार पढ़ डालें। ओके, इसके मैंने वीडियोस भी बना के डाले हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी के। ओके, तो ये तो बात हो गई एनसीईआरटी की। इसके बाद है, अब अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है तो आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए। ओके, अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो भारत एवं विश्व भूगोल, महेश कुमार वर्णवाल की बुक आती है। सॉरी, भारत एवं विश्व भूगोल नहीं, मतलब इसमें भारत एवं विश्व भूगोल दोनों ही पोर्शन दिए होते हैं, लेकिन इस बुक का नाम है भूगोल एक समग्र अध्ययन, ठीक है। इसके राइटर है महेश कुमार वर्णवाल। ओके, तो भूगोल एक समग्र अध्ययन आप ये पढ़ सकते हैं, मतलब ये मैंने पढ़ी है, इस वजह मुझे मतलब समझ में आई है, तो इस वजह से बता रहे हैं। वैसे और भी बुक्स अच्छी हैं, माजिद हुसैन की भी अच्छी है, खुल्लर भी अच्छी है, बहुत ज़्यादा भारी भरकम है, तो इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी तो आपने अगर देखी ही होगी साथ में। ओके, लेकिन इस जो भूगोल एक समग्र अध्ययन जो ये बुक है, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत अच्छी तरीके से दी गई है, विश्व का भूगोल, लेकिन इसमें भारत का भूगोल थोड़ा अच्छी दी गई है, लेकिन थोड़ा कम, मतलब चीज़ों को उतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है। तो उसके लिए तो आप चाहें तो भूगोल की दूसरी बुक, भारत का भूगोल किसी दूसरी बुक से पढ़ लें, और विश्व का भूगोल महेश वर्णवाल से पढ़ लें ये पोर्सन। तो भारत का भूगोल आप चाहें तो परीक्षा वाणी की बुक आती है, एसके ओझा की, आप वो पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छी है, या कोई और बुक आप अगर आपके पास है तो वो देख सकते हैं। इसके बाद है एटलस। आप मैप तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैप पर भी कभी कभी 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सीरिया जो है वो, अगर मान लीजिए सीरिया में संकट चल रहा है तो उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ठीक है। कोई भी न्यूज़पेपर्स आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि इसीलिए मैंने कहा कि 2011 के बाद से आप जो है क्वेश्चन को देखें कि आप
बुक्स तो पढ़ेंगे ही, लेकिन बुक्स में कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है। क्योंकि अब तक जो जब से यूपीएससी क्वेश्चन मतलब आईएएस का एग्ज़ाम हो रहा है, तब से अभी तक क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं। एक आध कभी के रिपीट हो गए तो अलग बात है, नहीं तो रिपीट नहीं होते। क्यों? क्योंकि यूपीएससी इस तरीके से डिज़ाइन करती है क्वेश्चन को, कोई रिपीट नहीं हो सकते उसी सिलेबस से। तो आप इस तरीके से पढ़ें। और दूसरा, अभी पिछले 2-3 वर्षों में आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है उसमें करंट की चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाए। मतलब अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो उसमें अगर वहाँ पे 4 आपको लाइनें दी गई हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कूट दिए गए होते हैं, उनमें से निम्न में से कौन कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो उनमें से 1-2 लाइन करंट अफेयर्स पर होंगी, 1-2 स्टैटिक पर होंगी, स्टैटिक पोर्शन से होंगी, ठीक है। तो करंट से जोड़ के आप पढ़ें, जो ज्योग्राफी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, जो भी है, तो करंट अफेयर्स तो पढ़ते ही रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एटलस आप चाहें तो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस ले लें, ठीक है। ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट और स्कूल अलग अलग 2 आते हैं, तो आप स्टूडेंट एटलस ले लें, या फिर ओरिएंट ब्लैक स्वान का ले लें, या फिर दोनों ही ले सकते हैं। अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी अच्छी तरीके से, तो कवर हो जाएगी ज्योग्राफी में। ओके, इसके बाद है राज्य व्यवस्था, पॉलिटी के लिए ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी है, आपको बता रहे हैं। आप एनसीईआरटी पॉलिटी के लिए पढ़ने के लिए उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी अगर आप बिल्कुल नए हैं, अभी एज काफ़ी कम है, बहुत से लोगों की है जो कहते हैं कि नहीं हम 2 साल बाद देना चाहते हैं एग्जाम 2000, ठीक है। तो अभी जिनके पास ज़्यादा समय है वो लोग अच्छी तरीके से पढ़ के, या जिनको नहीं समझ में आ रही है जैसे पॉलिटी की बुक्स, लक्ष्मीकांत वगैरह, तो वो 9 से 12 तक की जो बुक्स हैं पॉलिटिकल साइंस की, वो पढ़ सकते हैं, राजनीति विज्ञान की। ओके, इसके बाद अगर आप बुक कहेंगे तो बेस्ट बुक जो है वो है एम लक्ष्मीकांत की, ठीक है। इसीलिए एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है, इसको हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो उसको गीता कहते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले इसे बाइबल कहते हैं। तो हकीकत में क्योंकि ये यूपीएससी को ध्यान में रखकर ही बनाई गई बुक, ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो आप इसे कवर टू कवर पढ़ सकते हैं पूरी, क्योंकि इसीलिए बनाई गई। इसके अलावा डी वसु भी बुक आती है, सुभाष कश्यप की भी है, वो किताबें भी बहुत अच्छी हैं। अगर आप इसके अलावा कोई अगर वो किताबें हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई बुक नहीं है तो आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ें, बहुत अच्छी बुक है ये। ओके, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लें, किस तरीके से क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं। और ये बुक आपको बता रहे हैं जैसे 800 पेजेस की है अराउंड, जो कि मैंने पढ़ी है, और इसे पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता। आपने देखा होगा, क्योंकि इसी तरीके से बनी हुई है कि आप उसे मतलब 14-15 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। आप डेली 2-3 घंटे अगर पढ़ते हैं कंसंट्रेट होकर, तो आप ख़त्म कर सकते हैं फर्स्ट रीडिंग में अच्छे तरीके से। ओके, इसके बाद है अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमी। इसके लिए आपको एक तो है कि एनसीईआरटी तो सभी सब्जेक्ट के लिए पढ़नी है। एनसीईआरटी आप 11th से स्टार्ट कर सकते हैं, 11th की एनसीईआरटी काफ़ी अच्छी है, तो आपको बेसिक समझ में आ जाएगा कि होती क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है क्या दरअसल, ठीक है। इससे पहले अगर 10th की एनसीईआरटी काफ़ी छोटी है, आप देख सकते हैं, आप एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं, चाहे तो आप वो देख लें, उसमें उदारीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है, ठीक है। कुछ आपको डेफिनेशन मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट विकास है क्या दरअसल, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विकास के मायने होते हैं। तो ये सब चीज़ें जानकारी, बेसिक जानकारी है, आप 10th की भी देख सकते हैं। उसके बाद 11th की बहुत ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ लें अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर अर्थव्यवस्था किसी को नहीं समझ में आती, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आती है। उसके बाद 12th में चूँकि 2 एनसीईआरटी हैं, तो उसमें माइक्रो और मैक्रो, तो आप मैक्रो वाली पढ़ लें, ठीक है। मैक्रो वाली वो पढ़नी है, माइक्रो नहीं पढ़नी है। ओके, इसके बाद है बुक, टेक्स्ट बुक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, आप रमेश सिंह की बुक है, ये भी लक्ष्मीकांत की तरह भारी भरकम बुक है एक, और ये बुक मैंने पढ़ी है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बहुत अच्छी है, और वही बुक हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लिखी है, लेकिन इसको ट्रांसलेट थोड़ा इस तरीके से किया गया है, पता नहीं गूगल ट्रांसलेट किया गया, क्या किया गया है, कह नहीं सकते हम, जहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए समझने में, लेकिन बुक बहुत अच्छी है रमेश सिंह की। इसके अलावा अगर आप चाहें तो संजीव वर्मा सर की बुक पढ़ सकते हैं, या फिर आप एस एन लाल की बुक भी पढ़ सकते हैं, वो सब भी मतलब अच्छी बुक है। ओके, लेकिन ये बुक मैंने चूँकि पढ़ी है तो इसलिए बता दे रहे हैं। इसके बाद आप इसके साथ में आप चाहें तो अगर फास्ट जल्दी से रिवीजन करने के लिए, क्योंकि योजनाएं वगैरह भी बहुत पूछ ली जाती हैं, तो एक तो आप करंट अफेयर्स देखते रहें, ठीक है। न्यूज़पेपर वगैरह में आप देखते ही रहते होंगे। पीडी का अतिरिक्तांक आप देख सकते हैं, पीडी का अतिरिक्तांक या किसी दूसरे पब्लिकेशन का अगर मिल जाए जो इस तरीके से छापता हो तो आप देख लें, ये वाकई मतलब थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए।
और आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक सर्वे आप पूरा नहीं पढ़ना है, जितना गवर्नमेंट ने छाप के रखा है पूरा अगर पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसका शॉर्ट नोट्स मार्केट में अगर आप मिल जाए तो आप वो पढ़ सकते हैं, या फिर जो मैगजीन में आप पढ़ते होंगे मंथली, उसमें से ही जो इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख सकते हैं, या मृणाल की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। ओके, इसके बाद है बजट। बजट में भी शॉर्ट नोट्स अगर आपको कहीं से मिल जाए तो आप चाहे खुद से बना लें या कहीं से मिल जाए तो आप पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो अर्थव्यवस्था के लिए इतना काफ़ी है। और अर्थव्यवस्था में करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, वो उन पर आप ध्यान रखें, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उनका उद्देश्य क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ चल रही हैं और कब से, उनका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी कभी कभी पूछ लेते हैं, वो भी आप ध्यान रखें। ओके, तो ये हो गई अर्थव्यवस्था। इसके बाद है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के लिए एनसीईआरटी, जो बायो की एनसीईआरटी है, उसमें जो इकोलॉजी वाला पोर्शन जहाँ पर भी है आप उसे पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बुक कहेंगे तो दृष्टि की बुक भी अच्छी है, और इसके अलावा NIOS की बुक भी अच्छी है। इनमें से ये बुक आप ले सकते हैं, दृष्टि की भी अच्छी, काफ़ी अच्छी बुक है। अगर वैसे एक परीक्षा वाणी की बुक आती है पारिस्थितिकी पर्यावरण, वो UPPCS के जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी पढ़ते हैं उसको, वो भी हेल्पफुल रहेगी आपको इस एग्ज़ाम के लिए। तीसरा ये है कि करंट अफेयर्स में जो कुछ भी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से रिलेटेड जो खबरें आती हैं आप उनको बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उन्हीं पर क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन बुक आप ये ले सकते हैं। ओके, इसके बाद है, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देख लें तो आपको आइडिया लग जाएगा। और चूंकि एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर ध्यान में आ गई है, क्योंकि चूँकि IAS मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS, ठीक है, IFOS कह सकते हैं, IFOS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इन दोनों एग्ज़ाम का प्रीलिम्स सेम होता है। तो जब सेम एग्ज़ाम होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी, तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा पूछे जा रहे हैं पिछले 2-3 वर्षों से। आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो थोड़ा इस पोर्शन पर थोड़ा बहुत गंभीरता से आप ध्यान दें, थोड़ा डिटेल में पढ़ लें। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जो भी सम्मेलन हो रहे हैं उन पर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ लें। आप विकीपीडिया से पढ़ लें, जहाँ भी मिले आपको पढ़ लें, किसी से कम ना रहें, क्योंकि आप वहाँ पर तो कंपटीशन बस इसी चीज़ का है कि आप दूसरों से बेहतर करके आएँ, तभी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकता है। ओके, इसके बाद है सामान्य विज्ञान। जनरल साइंस के लिए, साइंस पर पिछले 2-3 वर्षों से आपने देखे होंगे कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं जो करंट बेस्ड है, ठीक है। अदर स्टेट पीसीएस की बात करें तो वहाँ पर तो आप NCERT और लूसेंट की जो बुक है साइंस के, उसी तरीके से पूछी जाती है, स्टैटिक पोर्शन ही पूछा जाता है। लेकिन UPSC जो है वो क्वेश्चन नए जो इस समय घटनाएं जो चल रही हैं उनमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हैं वो पूछती है ज़्यादातर। तो आप सबसे ज़्यादा उन पर फोकस रखें। लेकिन उसको समझने के लिए अगर आप चाहें तो 6 से 10th की ये NCERT है, इसमें कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स ही हैं, ठीक है। आप उनको जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे लास्ट ईयर के तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से पढ़नी है। साइंस की NCERT पढ़ सकते हैं, प्लस बायो की 11th-12th की NCERT जो है, खासकर 12th की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ लें। इसके अलावा सामान्य विज्ञान की लूसेंट की बुक आती है, ये तो सामान्य विज्ञान की, एक तो सामान्य ज्ञान की आती है, सामान्य विज्ञान की अलग से आपको पता है वो बुक भी है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा होगा मुझे लगता है। तो उसमें जो बायो का पोर्शन है वो आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक जो DMH पब्लिकेशन की या किसी दूसरी पब्लिकेशन की अगर आपके पास है तो आप ले सकते हैं इसके साइंस के लिए। प्लस करंट अफेयर्स पर जितनी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो जो चीज़ें हो रही हैं आप सब पर ध्यान रखें, और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं इसके लिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लें। ओके, इसके बाद है करंट अफेयर्स जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है UPSC का, वो पूरी तरीके से क्वेश्चन पेपर करंट की तरफ झुका हुआ है। चाहे मेंस का देख लीजिए, चाहे प्रीलिम्स देख लीजिए आप, तो पूरी लड़ाई सब कुछ करंट अफेयर्स की है। क्योंकि स्टैटिक अभी तक ये था कि लोग 4 साल से लगातार स्टैटिक पोर्शन पढ़ते आ रहे हैं तो उनका ही निकल जाता था, लेकिन ये सबके लिए इक्वली टफ रहे। जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनका नुकसान ना हो, ठीक है। और जो दूसरा ये है कि कोचिंग वाले, क्योंकि जब करंट हर साल पढ़ेगा तो उनको भी मेहनत करनी पड़े, उनको किसी के लिए ये ना रहे कि भाई कोई कोचिंग नहीं कर सकता तो नहीं एग्ज़ाम निकाल सकता है, ठीक है।
तो मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे कोचिंग करें चाहे ना करें, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर बना रही है यूपीएससी, कोशिश कर रही है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप एक तो खासकर यूपीएससी के लिए बता दें, पत्रिकाएं देखिए मैंने नोट कर बता रहे हैं आपको। आप दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे जो मैगजीन आती है आप वो ले सकते हैं। अगर आप, चूँकि पहले थोड़ी ज़्यादा काफ़ी मोटी ये छापते थे, 300 पेजेस की छापते थे, अब पिछले 1-2 महीने से, मतलब पिछले दिनों से कुछ देख रहे होंगे आप, 200 पेजेस तक करीब छाप दे रहे हैं। तो ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, आप अच्छी बुक है। दृष्टि टुडे आप ले लें, या फिर विजन आईएएस पढ़ सकते हैं, या फिर क्रॉनिकल, इन तीनों में से कोई एक। और चाहे तो आप कोई भी 2 ले सकते हैं, या क्रॉनिकल या दृष्टि टुडे, और प्लस साथ में इसका वो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं विजन आईएएस का, अगर कहीं से मिल जाता है, इसकी वेबसाइट पर भी मिल जाता है पिछले महीने का, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। न्यूज़पेपर क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने एक वीडियो में करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें, एक वीडियो मैंने बना के रखा था, उसमें हम लोगों ने डिटेल से बात की थी कि क्योंकि न्यूज़पेपर में चीज़ें, जैसे मान लीजिए जीएसटी पर आज आपने न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा, ठीक है, आज आपने कुछ पढ़ा तो आपको 4 बातें याद हो गई जीएसटी में, हाँ ये चल रहा है, ये इसके प्रोविजन से ये प्रावधान है। आपने 1 हफ्ते बाद या 4 दिन बाद फिर जीएसटी की कोई नई न्यूज़ निकली, फिर आपने कोई और चीज़ें पता चल गई, ठीक है, तो आप डेली ही हर दूसरे तीसरे दिन कुछ न कुछ पढ़ते रहेंगे न्यूज़पेपर में, तो इतनी बार हमारे सामने आती हैं चीज़ें, और ऐसे ही चीज़ें तैयार हो जाती हैं। तो इसलिए न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जीएसटी पर कोई क्वेश्चन किसी भी तरीके से बना दिया जाएगा, तो आपने जीएसटी अनजाने में ही, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो अनजाने में ही आपने 10,000 शब्द, 10,000 वर्ड्स आपके तैयार होंगे जीएसटी पर। तो 10,000 वर्ड्स में अगर आपको 200 वर्ड्स लिखने पड़ जाए तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं बना के, ठीक है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि भाई ये तो हम मैगजीन में भी पढ़ेंगे, टुडे, दृष्टि टुडे या विजन या क्रॉनिकल में भी पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पर तो आपको 200 वर्ड्स में ही मिलेगा ना जीएसटी पर 1 महीने में। तो इस 200 में आपको कितने शब्द याद रहेंगे, मतलब कितनी बातें आप याद कर रख सकते हैं, और रिवीजन भी आप इतनी रेगुलरली नहीं कर पाएंगे, आदत ही नहीं होती। इसलिए न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ओके, तो न्यूज़पेपर आप दैनिक जागरण चाहे राष्ट्रीय संस्करण पढ़ लें, क्योंकि जो अगर लोकल आप जैसे जो आता रहता है तो वो उसमें आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके शहर की जो खबरें होंगी वो भी हुई कि कहाँ क्या हुआ, कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कौन सी घटनाएं हुई, वो सब भी होंगी। तो वो सब आप इग्नोर कर सकते हैं, आप मतलब उसको भी पढ़ सकते हैं आप। लेकिन अगर राष्ट्रीय संस्करण इसका मिल जाए तो आप, जैसा कि व्हाट्सएप पर भी मिल जाता है, बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे चल रहे हैं, या कोई वेबसाइट पर जाकर भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय संस्करण अगर मिल जाए तो, या फिर जनसत्ता, ठीक है, या दोनों में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप दैनिक जागरण पढ़िए। अगर मुझसे पूछेंगे तो इसमें संपादकीय पढ़ते रहिए, बहुत कुछ आपकी समझ विकसित होगी। और क्योंकि दरअसल हमारा उद्देश्य सिर्फ प्री निकालना नहीं है, प्री के तो मार्क्स भी नहीं जुड़ते हैं, प्री तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, किसी भी तरीके से प्री निकले, बस इतने के लिए है बस। तो सारी लड़ाई जो है मेंस की है आगे चल के, तो आप अभी से तैयारी होती रहे अच्छे तरीके से, इसलिए न्यूज़पेपर कभी ना छोड़ें, मेरा ऐसा मानना है। ओके, अन्य पत्रिकाएं अगर आप पूछेंगे तो आप योजना और कुरुक्षेत्र ये आप ले सकते हैं मंथली। तो योजना और कुरुक्षेत्र में भी ये चूँकि गवर्नमेंट की पत्रिकाएं हैं सरकारी, ये आप ले सकते हैं। और इनमें सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है जो एग्ज़ाम के लिए आपको लगता है। देखिए, आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे बार बार, अगर आप 2-4 बार अपने क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको ये ज़रूर एहसास हो जाता है चीज़ों को पढ़ते समय कि कौन कौन सी चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी नहीं। जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ते समय आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ नहीं, ठीक है। तो योजना कुरुक्षेत्र भी ले सकते हैं। वैसे तो जो मैगजीन है जिससे दृष्टि है, इसमें भी आपको मिल जाते हैं योजना कुरुक्षेत्र के लेख, तो चाहे तो आप ले सकते हैं। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है। जो लोग मतलब तैयार जैसे जॉब कर रहे हैं या जिनके पास समय कम है, उन लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है ये। ओके, तो दोस्तों ये बुक लिस्ट थी। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट है। और तो ये चूँकि जो मेरी नॉलेज में जितनी बुक्स हैं या जो मैंने पढ़ी हैं, मैंने वो आपको बता रखी हैं। अगर हो सकता है कि आपके पास इससे बेहतर और बुक्स हों तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।